नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल्लू रामपुर में बादल फटने से तबाही, कई मकान क्षतिग्रस्त। राज्य में 842 सड़कें बंद। हिमाचल में आसमान से आफत बरस रही है। प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन से तबाही जारी है। रामपुर बुसर में बासल की चोटी पर बादल फटने से बधाल और सराहन क्षेत्र में घरों और बगीचों का काफी नुकसान हुआ है। बधाल पंचायत के धराली खड और सराहन पंचायत के रैसवाल घराट के आसपास पानी और मलबा आने से एक घर, खोखे और सेब बगीचों के बहने से काफी नुकसान हुआ है। बधाल की धराली खड में बाढ़ आने से रात को नेशनल हाईवे के कलवट बंद होने से सारा पानी और मलबा घरों के पास बहने लगा। भारी बारिश के कारण नाथपा में करीब 190 मीटर NH5 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा निगुलसरी के 26 सेक्टर में करीब 80 मीटर NH5 ध्वस्त हो गया। ऐसे में जिला मुख्यालय रिकांगपिओ और शिमला की ओर संपर्क कट गया। हजारों लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए अब 15 सितंबर तक करें आवेदन। जब विद्यार्थियों और अभिभावकों की मांग को देखते हुए अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 30 अगस्त 2025 निर्धारित की गई थी। आवेदन करते समय ध्यान रहे कि फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरना अनिवार्य। छात्रवृत्ति के लिए लिखित परीक्षा 88 शहरों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी शहर का चयन कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की सूचना ईमेल द्वारा भेजे जाने वाले एडमिट कार्ड में दी जाएगी। ब्यास के जल प्रलय में देवलोक थीम पार्क बर्बाद, 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति पानी में डूबी। जब 25 और 26 अगस्त को हुई भारी बारिश से आई बाढ़ के चलते कुल्लू जिले के बड़ा ग्राम गांव में बना देवलोक थीम पार्क को भारी क्षति पहुंची है। ब्यास नदी में आया उफान सुरक्षा दीवार को तोड़ते हुए देवलोक थीम पार्क के भीतर बनाए गए परिसर और अन्य हिस्सों में जा घुसा, जिसके चलते यहां पर 10 करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान हुआ है। ऐसे में इस पार्क के नुकसान से यहां के प्रबंधक भी अब चिंता में पड़ गए कि आखिर वह फिर से इसे कैसे तैयार करेंगे। वहीं बाढ़ के कारण यहां पर 1 करोड़ रुपये से अधिक की समारोह की बुकिंग भी कैंसिल हो गई है। बता दें कि देवलोक थीम पार्क के प्रबंधक बलविंदर सिंह ने बताया, ब्यास नदी का पानी सुरक्षा दीवार को तोड़कर भीतर घुस गया, जिसके चलते यहां पर बनाए गए कमरे और अंदर रखा फर्नीचर पूरी तरह से खराब हो गया। पूरे पार्क परिसर में मलबा और टूटे हुए पेड़ गिरे हुए हैं। अभी भी यहां पर ब्यास नदी का पानी बह रहा है। ऐसे में यहां पर ब्यास नदी की बाढ़ के चलते करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। पहले फोरलेन बनेगा यह हवाई अड्डा, 15 अगस्त 2026 तक बढ़ा कांगड़ा एयरपोर्ट भूमि अधिग्रहण। जी हां, कांगड़ा एयरपोर्ट का भूमि अधिग्रहण अवार्ड अब 15 अगस्त 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट में हुए फैसले के बाद पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भूमि अधिग्रहण अवार्ड में यह एक्सटेंशन अधिग्रहण कानून की धारा 25 के तहत दी गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का अवार्ड 16 अगस्त 2024 को नोटिफाई हुआ था। उसके बाद 1 साल की अवधि में यह प्रक्रिया की जानी थी, लेकिन अब तक करीब 500 करोड़ ही लोगों के बीच में बांटे जा चुके हैं। उनकी जमीन भी ले ली गई है, लेकिन अभी करीब 3000 करोड़ रुपये अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चाहिए। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों कॉलेजों में व्यावसायिक विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी बागवानी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बागवानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, में जो सेब, आम, नींबू प्रजाति के फलों और अन्य फलों उत्पादन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मैं कक्षा 9वीं से 12वीं और आगे स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर बागवानी विषय को शामिल करने से विद्यार्थियों में मनोविज्ञान, ज्ञान, व्यवहारिक कौशल और उद्यमशीलता की भावना विकसित होगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ साथ फल उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और संबंध उद्योगों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
13 होटलों की ऑनलाइन बुकिंग बंद, पर्यटन विकास निगम ने जारी की अधिसूचना, 1 नवंबर से प्रभावी होगी रोक। हिमाचल प्रदेश से पर्यटन विकास निगम ने अपने 13 होटलों की ऑनलाइन बुकिंग बंद करने का फैसला लिया। HPTDC ने यह निर्णय उस दौर में लिया जब निगम में अंदर खाते 14 होटल निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है और इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट घाटे में चल रहे हैं। 18 होटलों पर ताला लटकाने तक का सख्त आदेश दे चुका है। HPTDC ने ताजा फैसला लेते हुए 13 होटलों की ऑनलाइन बुकिंग ही बंद कर दी है। यह बुकिंग बंद करने का फैसला 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से पर्यटन विकास निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अपने 13 होटलों की ऑनलाइन कमरा बुकिंग सुविधा को 1 नवंबर से बंद करने की घोषणा की है। यह जानकारी HPTDC के प्रबंध निदेशक राजीव कुमार द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई है। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया ऐलान, बद्दी में बनेगा आधुनिक ISBT। जी हां, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बद्दी में जल्दी ही आधुनिक ISBT बनाया जाएगा, यहां जल्दी ही काम शुरू होगा। विधायक राम कुमार ने शून्यकाल में बद्दी ISBT का मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि यह लंबे समय से लटका हुआ है। इस पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बद्दी एशिया का सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र है और उसके मुताबिक ही यहां पर बेहतरीन अड्डा बनाया जाएगा। शून्यकाल में मामला उठाते हुए विधायक दीपराज ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में CRF के तहत 32 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। इसी तरह रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 56 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इनके तहत होने वाले कार्यों के लिए 3 से 4 बार टेंडर कैंसिल हो चुके हैं। उन्होंने सरकार से रामपुर व करसोग के लिए टेंडर लगाने का आग्रह किया। छात्र हित में फैसले ले रही सरकार, शिक्षा मंत्री बोले कोर्ट के आदेशों पर SPU से बदले B.Ed टेस्ट। जब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि 2013-14 में मंडी जिला को लेकर सरकार की सोच शुरू हो गई थी। मैं तब क्लस्टर कॉलेज की व्यवस्था हो रही थी। मैं 2022 में पूर्व सरकार के समय में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वहां पर बनाई गई। इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया था। मैं कांगड़ा व चंबा जिला से इस तरह की मांग वर्तमान सरकार के सामने आई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इन्होंने दोबारा हिमाचल विश्वविद्यालय में जोड़ा जाए, जिसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि B.Ed की प्रवेश परीक्षा दोनों विश्वविद्यालयों में चलाने का निर्णय लिया था, जिसके तहत दोनों विश्वविद्यालयों ने इसका आयोजन किया, मगर यह मामला अदालत में चला गया। वहां से जो आदेश आए उनके अनुसार सरकार को कहा गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार मंडी से किसी भी तरह का सौतेला व्यवहार नहीं अपनाती। इस बार विनाश का पैमाना 2023 से कहीं ज्यादा, सीएम ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को जिला चंबा के भरमौर, मणिमहेश और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ कांगड़ा जिले में पोंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से भरमौर के लिए रवाना हुए, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सका। चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा समय पर उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण जनजीवन की हानि वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है, लेकिन इस बार विनाश का पैमाना कहीं अधिक है। सोलर लाइट से जगमगाएगी बाबा की नगरी, 40 किलोवाट का सोलर प्लांट लगेगा, 16 लाख का बजट मंजूर। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कहे जाने वाले दियोट सिद्ध स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर की आने वाले समय में पूरी तरह से कायाकल्प हो जाएगी। वह एक तरफ जहां मंदिर में लगभग 65 करोड़ के ADB प्रोजेक्ट के विभिन्न काम शुरू हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाले समय में नए बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ने वाले बिजली बिल के बोझ को कम करने की तैयारी भी मंदिर न्यास ने साथ साथ शुरू कर दी है। दरअसल आने वाले समय में बाबा की नगरी पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली से जगमगाएगी। इससे हर महीने आने वाले भारी भरकम बिल से मंदिर न्यास को छुटकारा मिल जाएगा। किन्नौर में बादल फटने से तबाही, लिप्पा में बर्फा कुदरत का कहर, मलबे में दबे मजदूर। किन्नौर जिला में बीते कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह लिप्पा पंचायत क्षेत्र के पहाड़ियों पर बादल फटने से भोगती नाला सहित पेचर नाले में बाढ़ आने से कई लोगों के सेब के बगीचों सहित डोगरी को भारी नुकसान हुआ है। इस दौरान भीगती नाला के आई बाढ़ में 2 मजदूर मलबे में दब गए, लेकिन ग्रामीणों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों मजदूरों को लिप्पा हॉस्पिटल में उपचार किया जा रहा है। घायल मजदूर जम्मू के बताए जा रहे हैं, जो स्थानीय ग्रामीण के पास कार्यरत थे। एक आरा मशीन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।
टीचर्स को स्कूल बुलाने पर ऑर्डर बदलें। जे खराब मौसम या किसी आपदा की सूरत में स्कूली बच्चों की छुट्टी देने के बाद भी शिक्षकों को स्कूल बुलाने के मामले में बदलाव हुआ है। हालांकि यह बदलाव राज्य सरकार के बजाय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत संबंधित जिलाधीश कर रहे हैं। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने ऑर्डर जारी किए हैं कि यदि खराब मौसम की वजह से स्कूली बच्चों को छुट्टी करनी पड़ी तो टीचर भी ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। उन्होंने डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और कॉलेज प्रिंसिपलों को लिखित में यह ऑर्डर जारी किए। मैं संभावना है कि बाकी जिला भी अब इसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। इससे पहले व्यवस्था अलग बना दी गई थी। मैं पिछले महीने जब यही सवाल हमीरपुर के डीसी अमरजीत सिंह ने राज्य सरकार से पूछा था तो सरकार के स्तर पर फैसले के बाद यह आदेश नीचे भेजे गए थे कि शिक्षकों को तब भी स्कूल आना होगा और स्कूल खुला रहेगा। इस दौरान वे क्या काम करेंगे यह भी बताया गया था। इसका सोशल मीडिया पर विरोध भी हो रहा था। टीचर अवार्ड को इंटरव्यू में हमीरपुर से एक शिक्षक। जब स्टेट टीचर अवार्ड के लिए गुरुवार 28 अगस्त से शिमला स्थित सचिवालय में साक्षात्कार शुरू हो गए। हैरत की बात है कि एजुकेशन का हब कहे जाने वाले जिला हमीरपुर से मात्र एक शिक्षक साक्षात्कार देने पहुंचे। मैं जिला के बीड़ बगेहाड़ा प्राइमरी स्कूल के जेबीटी शिक्षक विजय कुमार ने गुरुवार को स्टेट टीचर अवार्ड के लिए इंटरव्यू दिया। हमीरपुर जैसे जिला से मात्र एक शिक्षक का साक्षात्कार में भाग लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राइमरी, मिडिल और हाई और सीनियर सेकेंडरी को मिलाकर 700 से अधिक सरकारी स्कूल वाले हमीरपुर से एक शिक्षक का अवार्ड के लिए अप्लाई करना चौंकाने वाला है। चीन के तियानजिन पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी चीन और जापान की 4 दिन की यात्रा के दूसरे पड़ाव में शनिवार शाम चीन के शहर तियानजिन पहुंच गए। मैं जहां वह संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तियानजिन पहुंचने पर पीएम मोदी का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी की चीन यात्रा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर हो रही है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, चीन के तियानजिन पहुंच गया हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन में चर्चा और विभिन्न वैश्विक नेताओं के साथ मिलने के लिए उत्सुक हूं। अगले 6 घंटों में प्रदेश के इन जिलों में होगी भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर लगातार जारी है। लोगों को अभी भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग शिमला ने एक बार फिर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटों के दौरान बिलासपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में 1-2 स्थानों पर तीव्र से बहुत तीव्र बारिश होने की संभावना है। अगले 6 घंटों में चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू में अलग अलग स्थानों पर तीव्र वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल की प्राकृतिक आपदा पर प्रधानमंत्री व गृह मंत्रालय की पूरी नजर। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी नजर है। केंद्र सरकार से वर्ष 2023 से लेकर अब तक आपदा से निपटने के लिए 5150 करोड़ रुपये मिल चुके हैं और भविष्य में भी यह मदद राज्य सरकार की दस्तावेजी कार्रवाई के आधार पर शीघ्र मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर सहित अन्य भाजपा सांसदों ने विशेष बातचीत के दौरान यह दावा किया है। भाजपा नेताओं का यह भी आरोप है कि प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान पूर्व यूपीए सरकार ने समाप्त किया था। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा भी केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है। 8000 मनी में श्रद्धालु के रेस्क्यू। भरमौर में अब भी फंसे हैं 3000 से अधिक श्रद्धालु। भरमौर व आसपास के क्षेत्र में फंसे मनीमेष यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। प्रशासन की देखरेख और सेक्टर अधिकारियों की अगुवाई में 2 दिनों के भीतर करीब 8000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया गया। इनमें से अधिकतर को चंबा पहुंचाने के बाद बसों व अन्य वाहनों के पठानकोट सहित अन्य स्थानों के लिए भेज दिया गया है। निगुलसरी और नाथपा में भूस्खलन से NH5 अवरुद्ध। रिकांगपिओ सहित अपर किन्नौर का देश दुनिया से कटा संपर्क। जिला किन्नौर में शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड होने के कारण राष्ट्रीय उच्च मार्ग अवरुद्ध हो गया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह निगुलसरी और नाथपा स्लाइड पॉइंट पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हो गया। निगुलसरी के समीप पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरने तथा सड़क धंस जाने से मार्ग अवरुद्ध हुआ है, जबकि नाथपा के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के कारण सड़क मार्ग पर भारी भरकम पत्थर गिर गए। हालांकि पहले भी नाथपा के पास बार बार लैंडस्लाइड होने से मार्ग अवरुद्ध हो रहा था। वहां पर वैकल्पिक मार्ग डैम साइड से यातायात को चलाया जा रहा था, परंतु शनिवार को वैकल्पिक मार्ग पर भी लैंडस्लाइड होने से अवरुद्ध हो गया, जिससे कुछ घंटों के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया।
सियूल नदी में समाया 2 मंजिला मकान, भवन में रहते थे सीआईएफ के 7 जवान। चंबा जिले के सलूनी व चूरा उपमंडल में भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, जिससे कई लोगों के आशियाने क्षतिग्रस्त हो गए। क्षेत्र की सियूल बियर साइड पर एक भवन गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सीआईएफ जवानों का एक भवन मिनटों में ही सियूल नदी में समा गया। गनीमत यह रही कि स्थिति को भांपते हुए जवान पहले ही सुरक्षित बाहर निकल आए थे। ध्वस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए गडकरी से मांगा जाएगा विशेष पैकेज, विक्रमादित्य। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान हो रही भयंकर तबाही से प्रदेश में अधिकतर सड़क नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचा है। वह जल्द ही नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में ध्वस्त हुए 4 लेन NH व अन्य सड़क नेटवर्क की वस्तु स्थिति बताएंगे। केंद्रीय मंत्री से सड़कों का पुनर्निर्माण के लिए सेंट्रल रोड फंड व अन्य मदों के तहत हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज देने का आग्रह करेंगे। भूस्खलन को लेकर संवेदनशील स्थानों पर 4 लेन व अन्य राजमार्गों का ज्यादातर टनल तकनीक से निर्माण का मसला एक बार फिर केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखेंगे, जिसकी गडकरी भी जरूरत बता चुके हैं। HRTC पेंशनरों को महीने के अंत में मिली पेंशन, आंदोलन होगा शुरू। जी हां, HRTC ने पेंशनरों को इस महीने 30 दिन देरी से पेंशन जारी की है। सेवानिवृत्त कर्मचारी पूरा महीना निगम मुख्यालय के चक्कर काटते रहे। हर बार उन्हें अधिकारियों से यही जवाब मिला कि 1-2 दिनों के भीतर पेंशन जारी कर दी जाएगी। इंतजार में पूरा महीना बीत गया। महीने के अंतिम कार्य दिवस के दिन निगम के पेंशनरों के खाते में पेंशन आई है। हालांकि निगम प्रबंधन ने बीते रोज ही पेंशन देने के आदेश जारी कर दिए थे। हर महीने पेंशनरों को मासिक पेंशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। प्रबंधन हर महीने उन्हें 20 से 22 तारीख के बीच ही पेंशन जारी करता है। सुरक्षित नहीं पुलिस चौकी के पहरेदार, भूस्खलन से शेड में आई दरारें। आपदा में लोगों के लिए मसीहा पुलिसकर्मी अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं चुराहा के नगरोड में पुलिस से चौकी भूस्खलन की जद में आ गई। ऐसे में 50 साल पुराने शेड में दरारें भी आ गई है। मैं चंबा 30 मार्ग पर चांचू नाला में चौकी के ठीक नीचे काफी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन ने अपना दायरा काफी बढ़ा लिया है। इससे ठीक चौकी के शेड के नजदीक भूस्खलन पहुंच गया है। भद्रियाना में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आवेदन 22 सितंबर तक होनी चाहिए इतनी आयु। ग्राम पंचायत दाड़ला के आंगनबाड़ी केंद्र भद्रियाना में आंगनबाड़ी सहायिका का एक पद भरा जाएगा, जिसके लिए पात्र महिलाओं से 22 सितंबर शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सुजानपुर में सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित सादे कागज पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। CDPO कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि आवेदक महिला ग्राम पंचायत दाड़ला की निवासी होनी चाहिए तथा उसका नाम इस पंचायत के किसी आंगनबाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच, शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और उसके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो। आय के संबंध में तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दे रही बढ़ावा, कृषि मंत्री। कृषि मंत्री पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि कृषि को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है। कृषि रोड मैप एवं रबी एक्शन प्लान से किसानों को लाभकारी खेती की नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि देश कृषि प्रधान है और इसका 14% योगदान GDP में है। कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के खुलने से वैज्ञानिकों के शोध ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रोफेसर चंद्र कुमार आज यहां विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में राज्य कृषि रोडमैप एवं रबी एक्शन प्लान विषय पर आयोजित 1 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में अपने विचार साझा कर रहे थे। भूस्खलन से कांगड़ा हवाई अड्डे को खतरा, रनवे के साथ लगती दीवार के पिलर गिरे। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते कांगड़ा एयरपोर्ट खतरे में। रनवे के पास बनी सुरक्षा दीवार के खंभे भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने जिला प्रशासन को सूचित किया है कि और उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। पिछले महीने एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपदा से राधा अष्टमी पर डल में डुबकी लगाने की परंपरा टूटी, चौगान में हुई पूजा अर्चना।
राधा अष्टमी पर पवित्र डल झील में डुबकी लगाने की सदियों पुरानी परंपरा इस बार प्राकृतिक आपदा के कारण टूट गई। मजबूरन पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से आए श्रद्धालुओं ने चंबा चौगान में ही देव चिन्हों की पूजा अर्चना कर प्रसाद बांटा और अब वापसी की तैयारी में है। कई श्रद्धालु रास्ते बंद होने के कारण मौसम साफ होने पर ही घर लौटने का मन बना रहे हैं। मैं डोडा और भद्रवाह से आए शिव भक्तों के चेहरों पर राधा अष्टमी के पवित्र स्नान न कर पाने का मलाल साफ झलक रहा है। डल झील से भरमौर तक हर जगह मची तबाही और अस्थायी दुकानें बही, कई जगह नौ सड़कें बची न पुलिया। हिमाचल प्रदेश में चंबा से लेकर मणिमहेश तक मची तबाही के 7वें दिन जिला मुख्यालय पहुंचे यात्रियों ने पहली बार पूरा मंजर बयां किया। भलई निवासी 27 वर्षीय अभिषेक राजपूत ने बताया कि 23 अगस्त को सुबह 6 बजे अचानक से मौसम खराब हो गया। देखते ही देखते इतनी भयावह स्थिति हो गई कि डल झील का परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से लबालब हो गया। पानी का स्राव इतना बढ़ा कि अस्थायी दुकानें, लंगर और लोगों का सामान पानी के तेज बहाव में बह गए। मैं 2 दिन वहीं रहे। 25 अगस्त की सुबह शिव के गुरु ने भविष्यवाणी की कि वह पवित्र स्थल पर गंदगी के कारण यह तबाही हुई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान बोले, हिमाचल में प्रदूषण फैलाने वाले सीमेंट उद्योगों पर होगी कार्रवाई। जी हां, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण फैलाने वाले सीमेंट उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि CSR का पैसा भी प्रभावित क्षेत्रों में अदानी सहित अन्य सीमेंट फैक्ट्रियां खर्च नहीं कर रही है। उन्होंने स्थानीय विधायकों को CSR खर्च करने की प्राथमिकता बैठकों में भी शामिल करवाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में चूना पत्थर वाली भूमि की लीज समाप्त हो गई है, वहां जमीन स्थानीय लोगों को लौटाने पर विचार किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी, राम कुमार और भाजपा विधायक त्रिलोक जामवाल ने सीमेंट उद्योगों पर सवाल उठाए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।